नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और मैं बलवंत साहनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे आप पधारे हो, ठीक है, और पढ़ रहे हो। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। तो आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक, हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, सो बायोलॉजी के अंदर, आप फिजियोलॉजी के अंदर जब देखते हो ना, उसके अंदर सबसे टफ टॉपिक रहते हैं। जैसे प्रजनन तंत्र को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ समझा, आपका बहुत प्यार मिला। कंकाल तंत्र को और ज़बरदस्त तरीके से समझा, हड्डियाँ याद करवा दी थी आपको, ठीक है, आप जाके देखो। उसके बाद हमने ब्लड वाला, उसके बाद हमने हार्ट को समझा, कितना अच्छे तरीके से समझा था, आपका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लीवर पढ़ा हमने। तो इनके बाद हमारा फिर एक जो चैप्टर आप लोग कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो पढ़ाता हूँ। ये पढ़ाने का मतलब मेरा ये है, भी आप पढ़ रहे हो ना और ये चैप्टर आपने कर दिए, तो उसके बाद बायोलॉजी के अंदर एक चैप्टर और रहता है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। बायो बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। और ये इतने आसान बना दिए उनको, तो मैं उंगलियों पर हटा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना। चैप्टर की हेडिंग डाल लो आप, अंतःस्रावी तंत्र। और एक बात बता देता हूँ मैं आपको, अंतःस्रावी तंत्र, बात ये है, अभी आप कुछ ना कोई नोट्स वगैरह, बुक वगैरह का सहारा ले लो भाई, ठीक है। क्योंकि हम चैप्टर को आसान बना सकते हैं। बहुत कुछ है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो लिखी नहीं जाती, बोर्ड पे समझा दी जाती है, तो आप वहाँ से वो क्वेश्चन निकल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन, दो तीन रह जाते हैं, और कुछ आपको क्वेश्चन बुक में से ज़्यादा मिलते हैं। तो एनसीईआरटी उठा लो आप, एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे निकालने हैं वो आपके लिए बहुत तकलीफ दे होता है। हम क्वेश्चन निकाल के बताते हैं, एनसीईआरटी आप उठा के पढ़ सकते हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एनसीईआरटी से, ठीक है ना। तो आप क्लियर हो रहा है एंडोक्राइन। ये चैप्टर किस नाम से मिलेगा? तो आपको ये चैप्टर मिलेगा नियंत्रण एवं समन्वय नाम से, यानी कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन से नाम से मिलेगा, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र है क्या? जो हमारे शरीर के अंदर क्या कर रहा है, हमारे शरीर पर कंट्रोल कर रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। नियंत्रण कर रहा है, और क्या कर रहा है, उसके अंदर समन्वय स्थापित कर रहा है। यानी एक तो क्या काम कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। जिस प्रकार हमारे शरीर पे मस्तिष्क नियंत्रण करता है, उसी प्रकार कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी तंत्र भी क्या करता है, नियंत्रण करता है, और उसके अंदर क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। यानी आपके अंदर कुछ चीज़ें ज़्यादा हो गई तो भी नुकसान है, और कुछ चीज़ें कम हो गई तो भी नुकसान है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को क्या करेगा, बनाए रखेगा। यानी आपकी शरीर के अंदर की एक्टिविटी है, उसको वो सब कैसे परफॉर्म करना है, ये क्या बताता है कि किस प्रकार से कार्य करना है, ये हमारे शरीर के अंदर या तो ब्रेन बताता है, यानी ब्रेन कह लो आप, तंत्रिका तंत्र बताता है, या दूसरा कौन बताता है, हार्मोन बताता है, हमें किस टाइम में क्या चाहिए, ठीक है, हमारा कितना पाचन करना है, हमें कितना जल चाहिए, जल बाहर क्यों नहीं जा रहा है, इस प्रकार के सारे काम करेगा, ठीक है ना। और कुछ क्या करेगा, ब्रेन। यानी एक दूसरे के ओवरलैप का काम करते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है, उसके अंदर दो ही चीज़ें पढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बारे में, ठीक है। तो अंतःस्रावी तंत्र है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये बात याद रख ला। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे मुख्य रूप से, जिनसे मिलकर ये बना है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना, एंडोक्राइनोलॉजी। यानी एंडोक्राइनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन है। और जिसके पिता किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, फादर कहा जाता है, सेक्वायड को कहा जाता है, ठीक है ना, सेक्वायड को क्या कहा जाता है, इनके फादर कहा जाता है, पिता जनक कहा जाता है, एंडो। यानी ये शब्द किससे जुड़कर बना है, तो आपका आंसर रहेगा एंडो प्लस क्राइन, ठीक है ना। क्राइन का मतलब होता है सेक्रेट्स, यानी इसका मतलब होता है स्त्रावण, ठीक है। और एंडो का मतलब होता है अंदर, पहले भी बता चुका हूं, विद इन। एंडो स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था हमने, ठीक है, उसका मतलब होता है अंतः, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अंतः। तो इसका नाम क्या है, अंतःस्रावी तंत्र। यानी कहीं ना कहीं अंदर ही काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, इस चीज़ को आगे पढ़ने वाले। एंडोक्राइन सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो ये बात याद रखनी है हमें, दो बातें तो यहाँ से, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसका फादर किसे कहा जाता है, इसको विज्ञान को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन। इसको समझने के लिए हमारे शरीर पर नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने वाले तंत्र, जो तंत्रिका तंत्र के अलावा दूसरा तंत्र कौन सा है, तो आपका अंतःस्रावी तंत्र है, ठीक है। इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं, बेसिक से समझेंगे हर चीज़ को, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधा ग्रंथि लिख सकता था, लेकिन मैंने बताया भी हमारा चैप्टर रहने वाला है वो क्या है, मुख्य रूप से अंतःस्रावी तंत्र रहने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें,
मैं बता देता हूँ। फिर आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर एक शब्द बार बार आएगा जिसका नाम होगा ग्रंथि। जिसका नाम क्या होगा? ग्रंथि। पूरा चैप्टर ग्रंथि और हार्मोन के बेस पे ही है, ठीक है। तो ग्रंथि क्या होती है, तो ये बात आपको समझनी है। ग्रंथि कुछ नहीं है, स्पेसिफिक टिश्यू, ठीक है, ए स्पेसिफिक टिश्यू और सेल विच सेक्रेट केमिकल सब्सटेंस, ठीक है ना। जो क्या करता है, एक इस प्रकार के उत्तक है, उत्तक व कोशिका है। ग्रंथि कुछ नहीं है, वो क्या तो उत्तक है या क्या है? कोशिका है, जो क्या कर रही है, या कर लो आप, या तो वो उत्तक कहलाए या कोशिका है, जो क्या कर रही है, किसी न किसी रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण कर रही है। रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंस का क्या कर रही है? स्त्रावण कर रही है, सेक्रेशन कर रही है। याद रखना इस बात को। तो उसे क्या बोल दिया जाता है? एक मॉडिफाई कह सकते हो, एक विशेष प्रकार का, मतलब मॉडिफाइड टिश्यू या मॉडिफाइड सेल है जिसके अंदर एक अलग सी पावर होती है, एक एक्स्ट्रा पावर होती है। वो क्या होती है? कोई ना कोई पदार्थ का स्त्रावण करने की, यानी उसका निर्माण करके वो क्या कर रहा है? उसका स्त्रावण कर रहा है। तो वो क्या कहलाता है? उस कोशिका या उत्तक को क्या कह दिया जाता है? ग्रंथि कहा जाता है। जैसे हमारा शरीर किससे बना है, तो आपको कहा जाता है भी हमारा सेल से बना है, और सेल के बाद आपके शरीर में क्या आते हैं? टिश्यू आते हैं। या तो वो सेल है या टिश्यू है। टिश्यू के बाद मसल बनती है, मसल के बाद आपका ऑर्गन बनता है। ये बात बार बार समझा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यानी कोशिका से उत्तक, उत्तक या तो वो एक कोशिका है ग्रंथि, या क्या है वो कुछ कोशिकाओं से मिलकर जो एक ही प्रकार का काम कर रही है, वो है ग्रंथि, ठीक है ना। या उसके अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं और वो एक अंग का निर्माण हो गया, लेकिन उसके अंदर जो सेल है ना, वो अलग अलग रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण कर रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे, जैसे आपने पैंक्रियाज में पढ़ा होगा अल्फा बीटा, ठीक है। जैसे आपने टेस्टिस में, अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा, टेस्टिस में पढ़ा होगा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? ओवेरी यानी अंडाशय के अंदर पढ़ा होगा। वृषण के अंदर मैंने बताया थे लीडिंग सेल होते हैं, सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल होते हैं, तो वहां से याद कर लो आप। अब ग्रंथि है, क्या कर रही है? रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण कर रही है। तो ये रासायनिक पदार्थ क्या हो सकता है? हार्मोन भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है? या तो हार्मोन हो सकता है, और या क्या हो सकता है? या कोई भी दूसरा अदर केमिकल सब्सटेंस है, यानी कोई दूसरा रासायनिक पदार्थ है। दूसरा रासायनिक पदार्थ का मतलब क्या है? या तो जैसे लार आपके सलीवा हो सकती है, आपके HCl हो सकता है, जठर रस गैस्ट्रिक जूस हो सकता है वो अग्नाशय रस हो, पेंक्रियाटिक जूस हो सकता है वो पीत रस हो, ठीक है ना। हो सकता है वो क्या हो? आपका पसीना ही हो सकता है वो क्या हो? एंजाइम ही हो, क्या हो? एंजाइम ही हो। तो इस प्रकार से कोई भी रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करने में जो सक्षम है, वो क्या कहलाती है? ग्रंथि कहलाती है, ठीक है ना। ग्रंथि भी आगे कितने प्रकार की हो सकती है, तो आपको देखना है। मैंने कहा ये चीजें स्त्रावण कर रहा है तो वो अलग प्रकार की ग्रंथि होगी, और अगर वो स्पेसिफिक हार्मोन स्त्रावण कर रही है तो उसका नाम अलग होगा, ठीक है। हार्मोन क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पसीना साफ कर लेता हूँ भाई। हार्मोन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इस बात को। और ग्रंथि, कौन कौन सी ग्रंथि क्या है, तो इस बात को नोट कर लो आप एक बार, ठीक है। तो ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, तो ग्रंथि 3 प्रकार की पढ़ी होगी आपने। कौन कौन सी होती है, मैं तीनों को समझा देता हूँ अच्छे तरीके से, प्यारे से। ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, देखो, ठीक है ना। एक ग्रंथि का नाम होता है, अब वही शब्द आएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। एक तो ये ग्रंथि होगी। दूसरे प्रकार की एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है, इंडो का मतलब अंदर, एक्सो का मतलब बाहर, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी बहिस्त्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है यह? बहिस्त्रावी। और तीसरी ग्रंथि रहेगी फिर, जिसका नाम है मेसोक्राइन ग्लैंड्स, मेसोक्राइन ग्लैंड, यानी आपका होगा जी मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। यानी ग्रंथि 3 प्रकार की हो सकती है, वो अपने रासायनिक पदार्थ के स्त्रावण करने के हिसाब से, या आप कह सकते हो उसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है जो उसकी फिजिकल जो होगी, ठीक है, स्ट्रक्चर होगा, उसके हिसाब से क्या है 3 प्रकार की हो सकती है। अगर वो अंतःस्रावी ग्रंथि है तो उसके अंदर क्या होगा, वो जो पदार्थ का स्त्रावण करेगी ना,
जो रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करेगी वो पदार्थ क्या होगा, हार्मोन होगा। याद रखना इस बात को, क्या होगा वो, हार्मोन होगा। अगर कोई ग्रंथि किसी और रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण कर रही है, यानी कोई भी हो सकता है, जैसे मैं ये कह दूं एंजाइम बोल दूं, मैं यहाँ पे बहुत काम आएगा क्योंकि ये शब्द एंजाइम बोल दूं, एंजाइम का स्त्रावण कर रही है, ठीक है। और एक ग्रंथि है जो क्या कर रही है, आप इसको एंजाइम मत बोलो, मैं जूस बोल देता हूँ, कोई केमिकल जूस है मान लो, रस का स्त्रावण, कोई भी रस का स्त्रावण कर रही है। एक ग्रंथि है जो क्या कर रही है, जूस का भी कर रही है और क्या कर रही है, हार्मोन का भी कर रही है, ठीक है। यानी जो हार्मोन का स्त्रावण करेगी वो क्या कहलाएगी, अंतःस्रावी। जूस का करेगी वो कोई भी रासायनिक पदार्थ, जैसे लार मान लो आप, उसके बाद आप पसीना मान लो आप, उसके बाद आप HCl जठर रस मान लो आप, ठीक है ना, अग्नाशय रस मान लो आप, ठीक है। यानी वो जूस है जिसके अंदर कुछ अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो वो बहिस्त्रावी ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि जो दोनों का ही काम कर रही है। हार्मोन जब स्त्रावित होगा तो इसका जो माध्यम होगा ना जाने का, वो क्या होगा, डक्ट होगा। याद रख, सॉरी डक्ट नहीं होगा, इसका होगा ब्लड, यानी ये रक्त होगा, ठीक है। यानी हार्मोन जो स्त्रावित होगा तो हार्मोन वही हार्मोन है जो किसी भी मतलब नलिका के माध्यम से कहीं नहीं जा रहा, जहां उसको जानना होता है ना, जहां उसको जानना होता है वो किसके माध्यम से जाएगा, रक्त के माध्यम से। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसको और समझाऊंगा, ठीक है ना। जूस होगा तो कोई ना कोई जूस होगा, वो क्या होगा, डक्ट होगी, यानी नलिका के माध्यम से जाएगा। किसके माध्यम से जाएगा, नलिका के, ठीक है। किस प्रकार जाएगा ये बात को समझेंगे। यानी जूस है वो तो किसके माध्यम से जाएगा, डक्ट के माध्यम से। और इसके अंदर जो हार्मोन होगा वो किसके माध्यम से जाएगा, ब्लड यानी रक्त के। क्लियर है बात। आपको जी अंत इंडो का मतलब मैंने क्या बताया था, विद इन ब्लड बोल सकते हो आप, ठीक है ना। यानी इंडो का मतलब क्या है, विद इन। आपको ये बात बता देता हूं मैं, यहां पर ये कोई ग्रंथि, ये आपकी रक्त वाहिका है, यानी ब्लड वेजल है, और इसके अंदर बह रहा है रक्त, ये लो, ठीक है। और यहां पर कोई टिश्यू पड़ा है और वो क्या कर रहा है, रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण कर रहा है। जैसे उसने रासायनिक पदार्थ स्त्रावण किया इंटरस्टिशियल फ्लूइड के माध्यम से, वो कहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो ये ग्रंथि है ना, ये ग्रंथि, इसके पास कोई डक्ट है क्या, नलिका है क्या, नहीं है। वो सीधा का सीधा किस में बह रहा है, जिसे हमने उत्तक द्रव कहा था उसके अंदर, और उसके माध्यम से वो रक्त में जा रहा है। और रक्त में जाने के बाद ये क्या होगा, इसके साथ मिलकर बहना शुरू कर देगा। और जहाँ जाना होगा, जैसे मेरे को ये क्या है, ग्रंथि है, ठीक है ना, और ग्रंथि है जो रक्त के माध्यम से कुछ बह रही है, तो इसका मतलब ग्रंथि क्या स्त्रावित कर रही है, स्त्रावित करने वाले का नाम क्या है, हार्मोन है, ठीक है। और हार्मोन जा किसके मदद से रहा है, ब्लड के मदद से, रक्त की मदद से जा रहा है। और इस ग्रंथि का नाम क्या रख दूं मैं, अंतःस्रावी ग्रंथि है। बात समझ में आई क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि है ये। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करेगी, हार्मोन स्त्रावण करेगी जो रक्त के माध्यम से किसी सेल तक जाएगा। अब इस ग्रंथि को कोई ऐसा नाम दे देता हूँ, जैसे इसको मैं दे देता हूँ पीयूष ग्रंथि। आपने पता होगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लेकिन मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो और ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का काम करती है। क्यों, क्योंकि वो हार्मोन भेजेगी। मान लो यहाँ से मैं कह दूँ एक हार्मोन निकला, छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, TSH निकला, ठीक है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इसको, यानी थायराइड को प्रेरित करने वाला, आउटो ग्रंथि को प्रेरित करने वाला। वो क्या होगा, अब ये रक्त के माध्यम से, रक्त घूमता घूमता दिल से होकर जाएगा और किसके पास चला जाएगा, ये हार्मोन जहाँ पहुँचना था, ये टारगेट सेल कहलाएगा उसका। ये आपकी थायराइड है और इसके पास, थायराइड के पास पहुँच जाएगा, ठीक है ना। किसके माध्यम से गया, तो आप कहोगे जी तो रक्त के माध्यम से गया, और इसे क्या करेगा, अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये ग्रंथि कौन सी होगी, अंतःस्रावी ग्रंथि, और माध्यम कौन सा है, रक्त, और किसी न किसी ग्रंथि तक जा रहा है, तो स्त्रावित क्या कर रही है, हार्मोन। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, याद रखना। आपसे पूछेगा हार्मोन कौन सी ग्रंथियों से स्त्रावित होता है, तो आप अंतःस्रावी। हार्मोन जो होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन किसके माध्यम से होता है, तो आपको आंसर देना होगा उसका परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो रक्त के माध्यम से, ठीक है ना। हार्मोन रक्त के कौन से भाग में, प्लाज्मा भाग से होता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन रक्त से बनता है। अब जैसे मैं कह दूं एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये ग्लैंड है मान लो आपकी, ये, और इसके अंदर सेल है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये सेल है। और इन्होंने क्या किया, इस सेल ने क्या किया, कोई रासायनिक पदार्थ का क्या कर दिया, स्त्रावण कर दिया, यहाँ से निकल गया, ठीक है। लेकिन
वो सीधा रक्त में नहीं जाएगा, यहाँ पर उसका क्या है, मान लो इस ग्रंथि का अंत है, तो ये उसका क्या हो गया, सरफेस हो गया, ठीक है ना। तो वो यहाँ से होते होते कहाँ पर चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। ये ग्रंथि है और ये क्या हो गई फिर, इसकी डक्ट है, और ये क्या हो गया, इसका टारगेट है जहाँ पर इसको जानना है, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ इसको, मैं ये बना दूँ भी, ये अमाशय बना दिया मैंने इस प्रकार से, इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, इस प्रकार से सेल नहीं मिलते क्या, ठीक है। ये ग्रंथि हो गई और ये डक्ट हो गई और ये इसका सरफेस हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, HCl आ जाएगा आपका। तो वो कौन सी ग्रंथि हुई, बहिस्त्रावी ग्रंथि। यानी डक्ट के साथ जो ग्रंथि है वो क्या है, बहिस्त्रावी ग्रंथि है। और जो डक्ट के साथ है नहीं है, जिसके पास क्या नहीं है, डक्टलेस ग्रंथि या नलिका वहीन ग्रंथि किसे कहा जाता है, नलिका वहीन ग्रंथियां कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, अंतःस्त्रावी। नलिका युक्त ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपका आंसर यह क्या रहेगा, नलिका युक्त, ठीक है ना। यानी ये जो भी रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करेगी ना, वो रक्त में नहीं जाएगा, बात क्लियर है, रक्त में नहीं जाएगा, वो सीधा का सीधा उस अंग के पास जाएगा जिस अंग को कोई भेजना चाहता है। मैं कह दूं यहाँ पे HCl जठर ग्रंथियां जठर रस का स्त्रावण करती है और वो अमाशय में जाता है, आपको पता है ना, कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है, रक्त में तो नहीं जाता ना। तो वो डक्ट के माध्यम से अमाशय में क्या भेज रही है, छोटी डक्ट हो सकती है, डक्ट का मतलब नलिका है, जरूरी नहीं है उसको पास पाइप हो इतनी बड़ी, छोटी हो सकती है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके पास है क्या, डक्ट, और वो क्या कर रही है, रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण कर रही है, जो क्या जा रहा है, उसके सरफेस जहाँ पर उसको जाना है वो ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टारगेट तक, और टारगेट का मतलब जहाँ पर उसको जाना है, और ये डक्ट के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, टारगेट तक। और यहाँ पर ऐसा दोनों हो रहा है, यानी कुछ भाग तो उसका इसकी तरह काम कर रहा है और कुछ भाग इसका क्या कर रहा है, इस ग्रंथि की तरह काम कर रहा है। यानी इस ग्रंथि की तरह काम कर रहा है, वो तो क्या कर रही है, हार्मोन स्त्रावण कर रही है और सीधा का सीधा किस में डाल रही है, रक्त में डाल रही है। और इस ग्रंथि की तरह जो काम कर रहा है वो क्या है, कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ का, और वो कहाँ डाल रही है, डक्ट के माध्यम से वो टारगेट तक जा रहा है, और ये ब्लड के माध्यम से टारगेट, यानी दोनों का काम कर रही है, हार्मोन और जो उसका, उसे बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या बोला जाता है उसे, मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। बात क्लियर हुई क्या, हमें पता होना चाहिए मिश्रित ग्रंथि क्या है, बहिस्त्रावी क्या है, अंतःस्त्रावी। यानी आपको एक बात ऐसे याद कर लेनी है, अंत यानी किसके अंत है, अंदर स्त्रावित कर रही है, किसके अंदर कर रही है, रक्त के अंदर जा रहा है मतलब, ठीक है ना। दूसरा बहि यानी बाहर भेज रही है, किसके माध्यम से, रक्त से बाहर की बात हो रही है यहाँ पे, यानी डक्ट यानी बाहर भेज रही है, अपने से बाहर, किसके माध्यम से, नलिका के माध्यम से बहिस्त्रावण कर रही है, ठीक है ना। स्त्रावी का मतलब स्त्रावण, क्राइन का मतलब क्या है, सिक्रेशन बताया था मैंने। मीजो का मतलब आपको भी पता है, ठीक है ना, मीजो का मतलब मध्य होता है, ठीक है। तो मीजोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ये होती है, बात क्लियर हुई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भी कौन कौन सी ग्रंथियां क्या क्या है। यहाँ से क्वेश्चन का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और अगर आप जितने भी कमेंट करते हो उसका डाउट का जो होगा ना उसको मैं सोल्व करने की सोचता हूँ, आपका आंसर देने की सोचता हूँ, ठीक है। लेकिन आप करो तब ना, नहीं तो अगर वहाँ नहीं सोल्व होता, अगर मेरे को ऐसा लगता है वो समझाने वाला है और आपने डाउट पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, फिर जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना इसके, वहाँ पे सोल्व कर दूंगा, ठीक है ना, वहाँ पे समझा दूंगा। टेंशन मत लिया करो आप, अपने स्टूडेंट टेंशन लेते नहीं, लोगों को देते हैं नंबर ज़्यादा लेके, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है, ऊपर लिख देता हूँ, आप लिख लो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहिस्त्रावी भी लिख लेना कौन कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी ग्रंथि बहिस्त्रावी है, इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतःस्त्रावी है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है, ठीक है, याद रख लेना। यानी जो हार्मोन का स्त्रावण करेगी वो अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, जो और केमिकल हार्मोन को छोड़कर किसी भी रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करेगी वो क्या है, बहिस्त्रावी ग्रंथि है, बस। और दोनों का करिए तो मिश्रित ग्रंथि है। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि के अंदर सबसे पहला नाम आता है आपके हाइपोथैलेमस का, ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूजन भी है लेकिन वो आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़ोगे तब बताऊंगा। हाइपोथैलेमस, एक तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होगी। दूसरा नाम आता है, ये हेडमास्टर है, उसके बाद मास्टर का नंबर आएगा जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीछे ग्लैंड आप लगा लेना, यानी पीयूष ग्रंथि, बात क्लियर हुई।
तीसरा ग्रंथि है जो उसका नाम है पीनियल, यानी पाइन के आकार की है, पी आकार की बोल सकते हो आप, पीनियल, यानी इसको पीनियल ही कहा जाता है, पीनियल। इसके बाद एक ग्रंथि आती है जिसका नाम है जी, आप सीक्वेंस वाइज लिख लेना, बहुत काम आएगी, थायराइड। इसे थायराइड भी कहा जाता है, लेकिन हिंदी में इसे आउटू भी कहा जाता है। थायराइड के बाद आपकी ग्रंथि आएगी जी पैराथायराइड। ये ग्रंथियां पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, इनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, पैरा, आउटू। उसके बाद हम पढ़ेंगे थाइमस। कौन सी ग्रंथि, थाइमस। अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे, कभी जिक्र आया भी होगा। थाइमस के बाद ग्रंथि आती है एक एड्रिनल, एड्रिनल जिसे अधिवृक्क बोलते हैं। क्या ग्रंथि, कौन सी, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क के बाद आपको पढ़ना होता है टेस्टिस, वृषण, और उसके बाद आपको पढ़ना होता है ओवेरी, अंडाशय। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ना होता है। तो ये ग्रंथियां मेनली हमारी क्या करती है, हमें पढ़नी होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, अंतःस्राविक ग्रंथियों में। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतःस्राविक ग्रंथि नहीं है, 3 ऑप्शन यहाँ से ठोक देगा कोई ना कोई उठा के, और चौथा कोई ना कोई पुट कर देगा जो नहीं होगी, यानी रिवर्सल टाइप क्वेश्चन बनेगा, वो मैं बता दूंगा, बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा तब। तो ये याद करना है हमें, ठीक है ना, और याद हो भी जाएगी। हाइपोथैलेमस, उसके बाद पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, ठीक है ना, थाइमस हो गई। उसके बाद आपकी किडनी पे एड्रिनल हो गई। उसके बाद अगर मेल है तो उसके अंदर टेस्टिस हो गए, अगर फीमेल है तो क्या हो गया, उसके अंदर ओवेरी हो गई। ठीक है, तो ये बात याद करनी है। क्लियर है, एक एक मैं डायग्राम बना के बता दूंगा, टेंशन मत लेना। यहाँ पे आप कर लेना, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गई आपकी, पसीने की ग्रंथि, ठीक है ना, पसीने की ग्रंथि कौन सी है, बहिस्रावी है। उसके बाद स्लेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि है, वो भी पसीने, जो भी क्या बहिस्रावी है। उसके बाद आपका लीवर है यानी यकृत है, वो भी बहिस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद आपको याद करना है जनाब लैक्रिमल, आंसू ग्रंथि, ठीक है ना, आंसू की जो ग्रंथि है। उसके बाद आपको ऑयली ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड जो हो गई, यानी ऑयली जो है, यानी तेल की ग्रंथियाँ। उसके बाद कितने भी याद कर लो आप, ठीक है। उसके बाद जठर ग्रंथियाँ कर लो आप, गैस्ट्रिक ग्लैंड, आंतर ग्रंथियाँ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो आंतर ग्रंथियाँ यानी जठर ग्रंथियाँ, ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ। आपको अंतःस्रावी याद करनी है, बाकी सारी बहिस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी को छोड़ के सारी की सारी बहिस्रावी ग्रंथियाँ। एक ग्रंथि आपको और भी याद करनी है जिसका नाम क्या है, मीजोक्राइन ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। मिश्रित ग्रंथि वो कौन सी है, तो आपको याद करना है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, अग्नाशय। कौन सी है, अग्नाशय, ठीक है। कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय। सारे बता दूंगा कहाँ पे स्थित होती है, डायग्राम बना के समझोगे, टेंशन मत लेना, एक एक करवाऊंगा, साथ साथ में डायग्राम बनाते जाएंगे, या डायग्राम आप सर्च भी कर लेना। यहाँ से मैं बता देता हूँ, सबसे छोटी ग्रंथि ये होती है अंतःस्रावी में, सबसे छोटी कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लिख लो, आगे मैं बताऊंगा जब करवाऊंगा जब। तो सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, आउटू ग्रंथि है। बहिस्रावी के अंदर कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है। छोटी की बात करते नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा जाता, आज तक पता भी नहीं है। अग्नाशय क्या है, बड़ी है। क्या बड़ी है, विसरित सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, ठीक है ना। आपसे बच्चे बहिस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, छोटी ग्रंथि पूछेगा वो, आज तक अंतःस्रावी नहीं लिखा उसने, ठीक है ना। तो आपको आंसर क्या देना है, पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। बहुत ही कम होती है, 0.6 ग्राम की होती है, यानी 1 ग्राम से भी कम। सबसे बड़ी कौन सी होती है, 25 से 30 ग्राम की होती है, ठीक है। तो ये कौन सी है, आउटू ग्रंथि है। अग्नाशय आपको पता ही है कितने ग्राम का होता है, बता दूंगा, 140 ग्राम के लगभग होता है। और यकृत 1.5 किलो के लगभग होता है, 1200 से 1500 ग्राम के बीच, ठीक है। तो ये बड़ी ग्रंथि है। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार सेट होता है, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब आपका आंसर आउटू रहता है।
बहिस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत रहता है। मिश्रित ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है? अग्नाशय रहता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि ना तो अंतःस्रावी है, इसके आगे ना बहिस्रावी है, ना इसके आगे क्या है? मिश्रित है। तब आपका ऑप्शन क्या रहेगा? यकृत रहेगा। सबसे प्यारा क्वेश्चन आज का। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्लियर हो रही है बात क्या? अगर इतना क्लियर हो रहा है तो पसीना मेरे को भी आ रहा है, ठीक है। मजे लेते रहो, पढ़ते रहो, जरूरी है पढ़ना भाई। पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। पढ़ाई जीवन का आधार है, आपको पता ही है। हमारा जो बेस है ना वो स्टडी बना सकती है। अगर आप इंटेलिजेंट हो ना, आपको नॉलेज है, तो आप बिजनेस करोगे तो भी कामयाब हो अनपढ़ से, ठीक है। और अगर आप नौकरी करोगे तो वो भी अच्छी बात है, नौकरी के लिए पढ़ रहे हो। तो हम पढ़ने वाले हैं अब कुछ ग्रंथियाँ। जो ग्रंथियाँ होगी वो क्या होगी, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं सीधा ग्रंथि भी स्टार्ट कर सकता था, यहाँ पे कुछ नहीं बताता आपको, ठीक है। तो आप 3 ग्रंथियाँ ऐसे याद कर लो, मैं बताता हूँ कौन किसी कहाँ पे होती है। ये आपका है, स्पीड से बना देता हूँ। यह हो गया आपका दिमाग, ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे एक हो गया आपका, ये भी दिमाग का भाग है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन ये नहीं देखना है हमें। ये इस प्रकार से होगा, यहाँ से यहाँ पर एक होगा ऐसे निकला हुआ, जिसका नाम होगा हाइपोथैलेमस। ये लिख लो आप। ये ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। इसके आगे इस प्रकार की एक आकृति की होगी, छोटी है लेकिन मैं बड़ी इसलिए बना रहा हूँ, बाइलोब्ड है, ठीक है, जुड़ी होगी। उसका नाम होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जनाब। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। यहाँ एक ग्रंथि होगी इसके अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये ब्रेन का स्पेस होता है वैसे, ठीक है, जिसके अंदर कोई एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसका नाम होता है, आपको याद रखना है, CSF। काम बहुत आएगा, ठीक है ना। ये है क्या, तो आपको ये भी याद कर लेना आप, सेरिबेरल, क्या लिख दिया मैंने, सेरिब्रम ऐसे लिख लो आप। अरे दिमाग, वेंट्रिकल भाई, वेंट्रिकल। यानी ये क्या है, सेरिब्रम को बोलते हैं परम मस्तिष्क, परम मस्तिष्क छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। परम मस्तिष्क निलय, यानी हृदय के अंदर जैसे निलय पाए जाते हैं उस प्रकार निलय किसमें भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से ही आपको नजर आएगा, ठीक है ना। अच्छे से बनाएंगे जिस दिन तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो ग्रंथि है उसको ध्यान देना है आपको। यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है जी पीनियल ग्रंथि, जिसका नाम क्या है? पीनियल, ठीक है। तो आपको लोकेशन का पता चल ही गया होगा। इस बाइलोब्ड होती है इस प्रकार से, ये एक लोब यहाँ पे, एक छोटा सा यहाँ पे होता है, जिसे इंटरमीडिएट लोब बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो ये एक आपकी 3 ग्रंथियाँ हैं। अगली ग्रंथियाँ अपने आप लोकेशन पता कर लेंगे। अब हम न तो पीयूष ग्रंथि पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ आपको, न पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। स्टार्ट करेंगे हम पीनियल ग्रंथि से, क्योंकि अगर हमने पीयूष ग्रंथि पहले पढ़ ली तो आपके फिल्टर शॉर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब आपके पंखे उड़ जाएंगे, ठीक है ना, पंखे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, उड़ जाएंगे जैसे कबूतर उड़ता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोन है। और इसके अंदर भी कितने हार्मोन है? इसके अंदर 7 हार्मोन, इसमें 10 हार्मोन इसमें। तो फिल्टर
नहीं शॉर्ट कराना है, हमें पढ़ना है यहाँ से, क्योंकि ये हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस सारे पीयूष ग्रंथि से होंगे, और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन आगे वाली सभी ग्रंथियों से संबंधित होंगे मोस्ट ऑफ। तो वो ग्रंथि हमें पता नहीं है तो हमें क्या होगा, कुछ याद नहीं होगा। तो पीयूष ग्रंथि से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले वो ग्रंथियाँ, फिर पीयूष ग्रंथि अपने आप आसान हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। और पहले पढ़ते हैं तो बाकी का कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि एक दिमाग खा जाती है पहले लेक्चर में। तो पहली ग्रंथि आपकी पीनियल ग्रंथि है। वाह जी वाह, कितनी प्यारी ग्रंथि, नाम भी प्यारा। इसका नाम क्या है, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। समझाऊंगा मैं आपको, साथ साथ में लिखवा भी दूंगा, टेंशन मत लो, आप बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, आपको पढ़ाना जरूरी है। एक तो पूछा जाता है इसकी शेप कैसी होती है, तो पी शेप यानी मटर के दाने जैसी होती है, ये कह सकते हो। या आपसे कई बार ये कहेगा पाइन जैसी होती है, ये पाइन यानी जो क्या बोलते हैं उसको, पाइनएप्पल जैसी होती है, ठीक है ना, अनानास जैसी होती है इसकी आकृति, अनानास जैसी होती है, ठीक है। इसकी शेप जो होती है पी शेप्ड या पाइन शेप्ड बोल देते हो आप। और इसकी लोकेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, यानी ये कहाँ पर स्थित होती है, ठीक है ना। और कभी कभी ज़्यादा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ इसकी लोकेशन, ठीक है ना, यानी इसकी स्थिति कहाँ पे होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहाँ पाई जाती है, तो आपको बता देता हूँ मैं। पहली बात तो ये कहाँ पाई जाती है, दिमाग में पाई जाती है, मस्तिष्क में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक खत्म नहीं होता। दिमाग के कौन से हिस्से में पाई जाती है, तो सेरिब्रम यानी परम मस्तिष्क में तो आप कहोगे जी बिहाइंड, ठीक है ना, पीछे वाले हिस्से में। और इसके बीच में क्या होते हैं, हेमिस्फेयर होते हैं, उसके बीच में पाई जाती है। तो आप इतना लिख लेना बस, ठीक है ना। या आप थोड़ा सा ये लिख लो, लोअर सेरिब्रल वेंट्रिकल लिख लो आप, यानी परम मस्तिष्क के जो नीले होता है, नीले के नीचे वाले भाग में। और यहाँ से क्वेश्चन आया था बहुत मजे वाला, ठीक है ना। आपसे कुछ नहीं पूछा गया था मस्तिष्क में, ये पूछा गया था किस भाग में स्थित होती है, तो आपको आंसर होगा ना परम मस्तिष्क के नीचे वाले भाग। ये परम मस्तिष्क आपका, ठीक है ना, जो दिमाग का 2/3 भाग बना रहा है। और उसके नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर एक ग्रंथि स्थित होती है, जिस ग्रंथि का नाम क्या है, पीनियल ग्रंथि है। तो ये बात याद रखनी है हमें, क्लियर है ना, है कहाँ पे, मस्तिष्क में। उसके बाद इस ग्रंथि से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस ग्रंथि को कहा जाता है थर्ड आई, तीसरी आंख। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इसको साफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। अब पीनियल ग्रंथि के बारे में क्या क्या क्वेश्चन थे मैं फिर बता देता हूँ। पीनियल, एक तो ये कहाँ पे स्थित है, ब्रेन में। और इसका क्या है, इसकी आकृति कैसी है, पी शेप है, ठीक है। दूसरी, इसे क्या कहा जाता है, तो थर्ड आई बोला जाता है इसे, यानी तीसरी आंख किसे ग्रंथि को कहा जाता है, तीसरी आंख किस ग्रंथि को क्यों कहा जाता है ये बताऊंगा, रुक जाओ, ठीक है ना। उसके बाद आपको कहा जाता है पेरिटल आई किसे कहा जाता है, यानी पश्च आंख किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है ना। उसके बाद पूछा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहा जाता है, यानी जैविक घड़ी किसी ग्रंथि को कहा जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मस्तिष्क की रेत, सॉइल ऑफ ब्रेन किसे कहा जाता है, ठीक है ना। मस्तिष्क की रेत किसे कहा जाता है, यहाँ से इतने क्वेश्चन आए हैं, देखो मस्तिष्क की रेत किसे कहा जाता है, ठीक है। आप सोचते हो यार क्वेश्चन कहाँ से आए, ये किताबों में इकट्ठे नहीं मिलते, हमें भी पता है मस्तिष्क की रेत किसे कहा जाता है, ठीक है। पसीने आ जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद करना है। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर हैबिट जो होती है वो कौन बनाता है, हमारी हैबिट, आदत बनाने का काम कौन करता है,
तो आपको याद क्या करना है, पीनियल ग्रंथि करती है। कैसे करती है मैं बताता हूँ आपको। थर्ड आई क्यों कहा जाता है? ये ग्रंथि सीधी की सीधी कनेक्ट होती है, मैं बताऊं आपको, लाइट सेंसरी ऑर्गन से। ठीक है ना, यानी प्रकाश संवेदी अंग से जुड़ी होती है ये। ठीक है, इससे सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, यानी प्रकाश संवेदी अंग हमारा कौन सा है? तो हमारा अंग है रेटिना। रेटिना वो किसका भाग है जी? आंख का। ठीक है ना, देखो उसने एक बात कही, इसने क्या बात कही, ये पीछे की आंख इसलिए पीछे स्थित होती है क्यों कहा जाता है? ये थोड़ा सा डायग्राम में साफ कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इस बात को समझने से पहले एक बात और समझ लो आप। इससे एक हार्मोन स्रावित होता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, और मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या है? तो ये अगर लाइट है ना ज़्यादा तो ये स्रावित होगा कम, और अगर लाइट नहीं है यानी आपका अंधेरा है, डार्क है, अंधेरा कायम रहे, ठीक है ना, तो अंधेरा है तो ये ज़्यादा स्रावित होता है। और ये ज़्यादा कम स्रावित होता है, यानी इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी आपको कितनी उतनी ही गहरी नींद आएगी, जो क्या है, डीप स्लीपिंग से संबंधित है, यानी गहरी नींद। अब बता देता हूँ यहाँ से, मेलाटोनिन हार्मोन है वो करता क्या है? मेलाटोनिन हार्मोन बहुत ही अच्छा है, और जो रेटिना के संपर्क यानी सेंसरी जो हमारा ऑर्गन है, एक आँख, स्वेदी अंग बोलते हैं जिसको हम, या ज्ञानेंद्री बोलते हैं, तो वो लाइट की पहचान करता है। अगर लाइट अगर ज़्यादा है यानी दिन है तो वो हार्मोन क्या होगा? मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि से कम स्रावित होगा, और कम स्रावित होगा तो आपको दिन में नींद नहीं आती, यानी रात की बजाय हम दिन में अच्छे से नहीं सो पाते हैं। ठीक है, अगर आप लाइट जलाकर सोते हो, यानी लाइट ऑन है उस समय सोते हो आप, तो लाइट जलाकर सोने से लाइट को आप बुझा दो या आप ऐसे बंद कर दो या ऑफ कर दो, उसके बाद अगर सोते हो ना तो आपको नींद लाइट में सोने से लाइट में न सोने से ज़्यादा अच्छी आएगी और आप अच्छी नींद पूरी कर पाओगे, क्योंकि मेलाटोनिन लाइट ज़्यादा होने के कारण आँखों में जब रोशनी पड़ती है तो कम स्रावित होता है, और अंधेरा जब होता है नहीं तो क्या होता है? ज़्यादा स्रावित होता है और आप अच्छी नींद ले पाते हो। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। मेलाटोनिन अगर लाइट यानी प्रकाश में ज़्यादा स्रावित होता है या कम, तो आप कहोगे जी कम, अंधेरे में ज़्यादा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन की लैंग्वेज मस्त थी, लाइट में यानी प्रकाश में सोने की बजाय अंधेरे में सोने वाले की नींद गहरी होती है, कारण क्या है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हुई। दूसरी बात मैंने कहा, ये प्रकाश संवेदी अंग है, अंग से संबंधित होता है, किससे? रेटिना से। ठीक है, तो इसे तीसरी आंख क्यों कहा जाता है? पश्च आंख क्यों कहा जाता है? जैविक घड़ी क्यों कहा जाता है? मस्तिष्क की रेत क्यों कहा जाता है? इन बात को मैं बताता हूँ। आप क्या होते हो, आपकी कोई भी आदत होती है, 21 दिन में आप बना भी सकते हो। लॉकडाउन में आपने ऐसी आदतें होगी जो छोड़ दी होगी, ठीक है, कुछ ऐसी आदतें होगी जिन्हें आपने पकड़ ली होगी, जैसे पबजी खेलना, टिकटॉक देखना, ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने ग्रहण कर लिया होगा। यानी कोई आदत को छोड़ने और पकड़ने के लिए लगभग साइंटिफिक रीजन है इसका, 21 दिन लगते हैं। ठीक है, 21 दिन आप कोई चीज़ को छोड़ना, चाय को छोड़ना चाहते हो तो 21 दिन तक छोड़ दो आप, 21 दिन के बाद आपके मन में नहीं आएगी। ठीक है, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है आपकी पीनियल ग्रंथि, यानी आपकी आदत बना रही है और घटा रही है, कौन सी? ये। इसलिए आदत कौन बना रही है? पीनियल ग्रंथि। तो आपको कहता है, आपका जो रूटीन है यानी जो आपकी दिनचर्या है
वो किस पर निर्भर करती है, तो वो ग्रंथि पीनियल ग्रंथि बनाती है। आप किस टाइम उठते हो, किस टाइम सोते हो, किस टाइम उठते हो, किस टाइम सोते हो, किस टाइम बैठते हो, किस टाइम आपको भूख लगेगी, ये डिपेंड किस पे करता है, ये एक बाय मतलब सेट कर देती है। तो आदत बना रही है, ठीक है, और आदत बना रही है तो एक किसकी तरह, यानी आपको शाम को इस टाइम सो जाना है, इस टाइम उठ जाना है। आपने देखा होगा बूढ़े बुजुर्ग आदमी होते हैं, वो मतलब 4 बजे उठ जाते हैं, वहाँ पे अलार्म तो नहीं होती ना, कोई टिन टिन करेगी तब उठेंगे, उन्हें घड़ी की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनकी आदत बनी हुई है वो 4 बजे उठने की। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जैविक घड़ी कह दिया जाता है, यानी ये टाइम सेट कर देती है आपके शरीर में। बायोलॉजिकल क्यों कहा, क्योंकि जीव है हम, जैविक का मतलब जीव है, ठीक है। तीसरी आंख क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर, आपने देखा होगा कोई इमेज वगैरह देखी होगी, आपको ऐसे दिखाया जाता है, तीसरी आंख प्रकाश सा आ रहा है फुल, ठीक है ना, ये लाइट को सेंसरिंग करती है, क्लियर है ना बात। अगर लाइट वहां पे जा रही है तो वो तीसरी आंख यानी ये आपको चेतना देने का काम करती है। क्या करती है, चेतना, यानी आप मेडिटेशन वगैरह करते हो तो आपको बताया भी जाता है भी आप कुछ फील कर रहे हो अलग से, तो उस समय मतलब आपको कुछ अलग फील हो रहा था, आप अलग से कुछ देख पा रहे हो। ये मतलब माइथोलॉजी तो नहीं है, स्पिरिचुअल जो होते हैं, आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं, उनके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ पे आपको पश्च मस्तिष्क या पीछे से हम देख पाते हैं, या पश्च आँख बोल दिया जाता है, या तीसरी आँख बोल दिया जाता है, ठीक है ना, पी शेप होती है। इसे मस्तिष्क की रेत क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं ना, हम क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, बचपन में होते हैं, तो ये हाईली एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बड़ी हो जाती है हमारी, तो ओल्ड एज हो गई, यानी आप बूढ़े हो गए, तो उस समय ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाती है, और नष्ट होकर ये ब्रेन में पड़ी रहती है, यानी ये बाहर तो नहीं निकल सकती दिमाग से, तो एक रेत की तरह पड़ी रहती है मान लो, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। तो सारे क्वेश्चन कवर होते हैं जितने पीनियल ग्रंथि से बने थे, एक पे एक लॉजिक लगा के। तीसरी आंख क्यों कहा गया, आदत बनाने का काम करती है, इसलिए बायोलॉजिकल क्लॉक कह दिया गया, ठीक है ना, आपकी आदत किस प्रकार सेट होगी। दूसरा, मस्तिष्क की रेत क्यों कहा गया, क्योंकि ये खराब टूट जाती है, टूटने के बाद क्या हो, रेत सी बन जाती है इसकी मस्तिष्क में, ठीक है ना, क्योंकि आपकी बाद में, और बुढ़े की आदत बनना मुश्किल हो जाता है, जो सेट हो गई बाद में, नए काम करता है वो याददाश्त वगैरह में, ठीक है, चेतना जो होती है वो भी नहीं होती उनमें। तीसरी आंख क्यों कहा गया, मेन इंपॉर्टेंट और क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन याद करना आपको, क्या है मेलाटोनिन हार्मोन। तो मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में मैं ये, यानी कौन सा हार्मोन हमारी नींद के लिए सहायक है, तो मेलाटोनिन हार्मोन नींद के लिए सहायक है। और आपने देखा भी होगा ये ग्रंथि खत्म हो जाती है, उसके बाद बुढ़े जो होते हैं ना, हमारे दादा दादी देखा होगा, वो अच्छे से इतनी नींद नहीं ले पाते, आप थोड़ा सा मतलब क्या कर देते हो, आवाज़ कर देते हो, वो उठ जाते हैं, इतनी गहरी नींद नहीं होती, क्योंकि उनमें मेलाटोनिन हार्मोन है बहुत ही कम हो गया, क्लियर है बात। दूसरी ग्रंथि आपकी थायराइड, लो भाई पसीने आ जाएंगे, मेरे तो आ रहे हैं। एक तो इसको आउटू कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, थायराइड भी कहा जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आपने जी, आपने इतना ही पढ़ा होगा इसके अंदर, आउटू ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, ठीक है। आज के लिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, पीनियल बता दी मैंने, ये आपका गला है, मान लो ये आपकी चिन टूटी है, ठीक है, आप प्यारे से लग रहे हो, ये आपकी नाक हो गई, ठीक है, ये आपका गला है, आपका नहीं मेरा ही है, ठीक है। और इस गले में अंदर यहाँ पर स्थित होती है, ये ट्रेकिया आपका मान लो इस प्रकार से, तो एक लोब यहाँ से दिखेगा आपको और एक लोब इधर से दिखेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। और ये ट्रेकिया कैसे हो रहा होगा, ये आपकी हो गई ग्रंथि, ठीक है, इस गले में। तो यानी किस शेप की है ये, इस शेप की है, ऐसे लिख, इससे बनाओ इसको, इस शेप की।
ये क्या बन रहा है, एक एच। तो आपसे पूछा जाता है एक एच सेप्ट होती है, एच आकार की ग्रंथि है, ठीक है ना। कहाँ पे स्थित है, थ्रोट, ठीक है ना, यानी गले में स्थित है। किसके पास है, श्वास नलिका के, और श्वास नलिका को घेरे हुए है, ट्रेकिया। क्या ये ट्रेकिया के पास है, ठीक है ना। ट्रेकिया को बोलते हैं हम श्वास नलिका, एच आकार की है। वेट कितना है जी इसका, वजन कितना है, 25 से 30 ग्राम होता है। और 25 से 30 ग्राम किसी भी अंतःस्रावी ग्रंथि का वजन नहीं है, तो इस ग्रंथि को क्या बोल दिया जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये सब जरूरी है, एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है, O2। वजन कितना है, 25 से 30। कहाँ स्थित होती है, श्वास नलिका के, यानी आगे आगे नहीं होती श्वास नलिका, श्वास नलिका इस प्रकार से घेरे रखती है, यानी इस प्रकार से। मैंने बताया भैया बीच वाला भाग है ना, दिखाई देगा आपको ट्रेकिया, और इसके पीछे इसका ये वाला ऐसे बना लो, चाहे आप ट्रेकिया बना लो ये आप, ठीक है ना। ये ट्रेकिया आपका यहाँ पे, यानी ये जो भाग है ना इसका, ये पीछे वाली साइड है ये, ठीक है। तो आप कहोगे इसके अंदर कितने लोब नजर आ रहे हैं, बाइलोब्ड होती है, बाइलोब्ड है, यानी द्वि पिंडलित है ये। इसके अंदर क्या है, 2 पिंड पाए जाते हैं, 2 1 2, ठीक है ना। किसकी आकार की एच शेप की नजर आ रही है, कहाँ स्थित है, गले में स्थित है। बात क्लियर हुई। सबसे बड़ी क्यों है, 25 से 30 ग्राम। ऐसी कोई सी ग्रंथि नहीं है जिसका इतना वजन हो, ठीक है। उसके बाद और आपको क्या याद करना है, थायराइड के बारे में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा आयोडीन कहाँ पाया जाता है, कौन सी ग्रंथि में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आयोडीन कहाँ पाया जाता है, हाईएस्ट अमाउंट आयोडीन की किस ग्लैंड में होती है, तो आपका आंसर है आयोडीन। सबसे ज़्यादा लिख लेना है यहाँ पे, आयोडीन पाया जाता है इस ग्रंथि में ज़्यादा। शरीर का सबसे ज़्यादा आयोडीन है वो एक ही जगह स्थित होता है, वो कहाँ स्थित होता है, कौन सी ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में। कितना टाइम हो गया भाई, ठीक है, लंबा हो गया वीडियो, तो ये याद रखना है। फिर इससे हार्मोन स्रावित होते हैं कुछ, वो हार्मोन कौन कौन से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छी है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मुझे पता नहीं इसमें क्या रखा है, लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इस ग्रंथि से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, एक हार्मोन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थोड़ा सा, एक T3 होता है वैसे, एक T4 होता है। T का मतलब T3 किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या मैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर होता है ट्राई आइडोथाइनिन हार्मोन, एक होता है टेट्रा आइडोथाइनिन हार्मोन होता है, ठीक है। 4 का मतलब यहाँ पे क्या, 3 का मतलब, यानी आयोडीन जो होता है ना, 1 2, अगर 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के जुड़ जाते हैं तो वो क्या है, टेट्रा है। अगर इसके अंदर क्या है, 4 है, तो वो क्या है, T4 है, ठीक है ना। यहाँ पे आयोडीन लिखा हुआ नजर आ रहा है, ट्राई का मतलब और इसका मतलब। अगर ये बात क्लियर हुई तो इस हार्मोन को, दोनों को इकट्ठा ही क्या कहा जाता है, थायराइड हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थायराइड हार्मोन कहा जाता है, थायराइड हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन किसे कहा जाता है, तो ये T3 और T4 को कहा जाता है, लेकिन T3 को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिसका नाम क्या है, थायरोक्सिन। क्या नाम दिया जाता है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। तो आपसे पूछा जाता है थायराइड हार्मोन, तो ये ग्रुप है एक, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन क्या है,
3, ठीक है। और हमें पढ़ना किसके बारे में, थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ना होता है आपके सिलेबस से, ठीक है। ये याद रहे ना रहे टेंशन मत लेना। मैं इसका दिखाया क्यों है, क्योंकि आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बताऊँ आपको। T3-4 लिखने का क्या मतलब था, आपसे पूछ रहे थायराइड हार्मोन लिख दिया जाता है, कहीं पे थायरोक्सिन लिख दिया जाता है, क्योंकि इतना डीप नहीं पूछा जाता आपसे। तो यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन लिखा मिलता है। थायरोक्सिन करता क्या है, ये बहुत कुछ करता है भाई, आपके शरीर में सिस्टम बिगाड़ देता है आपका। ये थायरोक्सिन हार्मोन है। इस T3 किस हार्मोन को कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आपका आंसर क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन। T3-4 लिखने का मतलब ये था। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, थायराइड ग्रंथि से। पहली बात तो ये चीज़ हमें, पहला क्वेश्चन यही बनता है, ये हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है ना। काम क्या क्या करता है, ठीक है, काम क्या क्या काम करता है ये, तो आप इतना याद कर लो एक बार। हमारी फिजिकल, सेक्सुअल और मेंटल ग्रोथ कराता है एक तो ये, यानी आपकी बौद्धिक रूप से, ठीक है ना, लैंगिक रूप से और दिमाग की रूप से आपकी क्या करवाता है, वृद्धि करवाता है। बताऊंगा कैसे करवाता है। तो आप सीधा कह सकते हो ग्रोथ हार्मोन को एक्टिव करता है ये, ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है, एक्टिव करता है। यानी वृद्धि हार्मोन जो है, हार्मोन को सक्रिय करने का काम करता है। तीसरी बात आप लिखो, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, ठीक है ना, बताऊंगा क्या होता है ये, रेट डिसाइड करता है ये, ठीक है ना। यानी BMR रेट को क्या करता है ये, डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद और क्या काम करता है जी, आप लिख लो, मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पढ़ा होगा, मासिक चक्कर जो, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, ये तो आपको पता ही है, महिलाओं के अंदर ही होता है मासिक धर्म तो, ठीक है ना। यानी ये मासिक चक्कर को मेंटेन करने का काम करता है। मासिक चक्कर को, महिला में मासिक चक्कर होता है जो 28 दिनों का होता है, उसे क्या करता है, मेंटेन करने का भी काम करता है। क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से 2 बात और याद कर लेना आप, ठीक है। क्या करेगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, उनमें बैलेंस पैदा करता है, उसका बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक है। यानी आपका जो शरीर में जल है, वह जो इलेक्ट्रोलाइट है, उनमें क्या करता है, ये बैलेंस पैदा करता है, ठीक है ना, उन पर बैलेंस पैदा करता है, ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। उसके बाद ये क्या करता है, आपके ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट जो होता है, रेस्पिरेटरी रेट, उसको भी मेंटेन करता है। ज़्यादा नहीं हो रहा, एक ही बात में समझा दूंगा सारा कुछ, ठीक है ना। डाइजेस्टिव रेट भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी आपकी श्वसन दर है ना, श्वसन दर को भी ये मेंटेन करता है, और ये पाचन दर को भी मेंटेन करता है, पाचन दर को भी, ठीक है। तो यानी आपकी ये काम ये हार्मोन करता है, कुछ भी नहीं करता, इतने ही काम करता है। और एक कंसेप्ट लगेगा, सारे क्वेश्चन ठपाक हो जाएंगे।
एक दूसरे पे डिपेंड करता है सारा कुछ। वृद्धि कैसे कर रहा है, बीएमआर क्या है, बीएमआर है तो वृद्धि है, भौतिक विकास कैसे हो रहा है, एक कंसेप्ट क्या करेगा। आप कहोगे जी इतना आसान था, इतना ही आसान था, ये बिल्कुल आसान था, ठीक है। और आज उसके बाद हम पढ़ेंगे, साथ साथ में बता दूंगा मैं, इसके बाद हम कुछ रोग होंगे, इससे डिजीज़ होंगे, हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है, ठीक है ना। आज का थोड़ा सा लेक्चर बहुत लंबा हो गया, गर्मी भी है। अगर आप इस पूरा और समझना चाहते हो, मिक्सोडीमा क्या है, इसोमोटो क्या है, ठीक है ना, एक्सोथेल्मिक गाइटर क्या है, गाइटर क्या है, अगर ये चीज़ें आप समझना चाहते हो तो कमेंट कर देना, नहीं तो मैं गाइटर समझा दूंगा जो आपको अच्छा लगता है। क्योंकि लास्ट में मैं एक बात बता दूं, टीचर क्या हो रहा है, टीचर या कोई चीज़ को पढ़ाता है ना, वो पढ़ाने का मतलब आजकल ऐसा एक क्रेज़ आ गया है, वो ही पढ़ाना शुरू कर दिया यूट्यूब पे, ऑनलाइन पे, जो बच्चों को पसंद है, जो आपको पसंद आता है वही पढ़ाना शुरू कर दिया। अरे मैं वो पढ़ाऊँगा जो आपको पसंद हो ना हो, मुझे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन पेपर वालों को पसंद है, ठीक है ना, पेपर सेट करेंगे उनको पसंद है, पेपर में आएगा वो पढ़ाऊँगा, आपको पसंद है वो नहीं पढ़ाऊँगा मैं, और मेरे को पसंद है वो भी नहीं पढ़ाऊँगा मैं, क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छे से पसंद है, मैं तो और डीप से करवाऊँ, ठीक है ना, और अच्छे से डीप से जाऊँ, एक एक चीज़ बताऊँ आपको, लेकिन वो नहीं करवा सकता मैं। आपको क्या पसंद है, आपको ऊपर ऊपर का पसंद है, वो भी नहीं करवा सकता, यानी मेंटेन करना होगा, बैलेंस करना होगा, जो पेपर में आता है, जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा ना, वो करना है जनाब। तकलीफ होगी, ठीक है ना, पहली बार कोई काम कर रहे हैं होगी, लेकिन आप अडिग रहे, खड़े रहे, रेगुलर मेहनत करते रहे, तो मंजिल आपकी भी होगी। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, हम मंजिल तक पहुंच के रहेंगे, ठीक है ना, चाहे हमें नंगे पैर क्यों ना जाना पड़े, कांटों से होकर, ठीक है। याद रखना इस बात को, तकलीफ होगी, क्लियर है ना। अगर इस बात को ऐसे ही समझना चाहते हो, इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हो, प्यारे प्यारे हर हार्मोन के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं, मैं बता देता हूँ, इस चीज़ को मैं समझाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा मजबूरी है हमारी, इसको मैं समझाऊंगा। ये 5 बातें 6 बातें जो बताई है ना, मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ, आपको पता भी है, बीच बीच में सारी बातें आती जाएगी और काम खत्म हो जाएगा 1 मिनट में, ठीक है ना। ध्यान रखना, रोग भी होंगे, वो भी कुछ भी नहीं है, इन बातों से रिलेटेड रोग होंगे, समझने का तरीका मान लो आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे इस हार्मोन पे, और कुछ ग्रंथियाँ ऐसी है जिसमें कुछ नहीं लगेगा, यानी 3-4 दिन चलने वाला है ये चैप्टर, ठीक है ना, एक दिन में ख़त्म नहीं करने वाला, मैं ऑफलाइन की तरफ पढ़ा रहा हूँ, आपको पता भी है। तो आज के लिए इतना ही, तो जय हिंद, भगवान आप